हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और आज हमारे साथ है सीए अरमान नहर। सो अरमान, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग आवर इनविटेशन। अरे बिल्कुल एनी टाइम। जो जैसे ही तुमने अप्रोच करा तो आई फील कि यार चलो सीए बंदे कुछ ऐसे क्रिएटिव चीजें इनिशिएट कर रहे हैं तो वो अपने आप में ही, वो तो ना कहने का तो बनता ही नहीं था डेफिनेटली। थैंक यू सो मच। सो अरमान, लेट्स गो बैक टू इनिशियल डेज। ये सीए की जर्नी स्टार्ट कैसे हुई और ये कैसे मतलब पूरा यार सीए का जर्नी? मतलब ना, जैसे स्टार्टिंग क्या रहती है कि जैसे अब ज्यादातर हमारे टाइम पे भी उस समय भी ऐसा ही था कि यार चलो अच्छे पढ़ने वाले हैं, मतलब चलो 85% से ऊपर आ रहे हैं आपके, तो इंजीनियरिंग कर लो। तो कॉमर्स के लिए तो कोई था नहीं। अब कॉमर्स के लिए बोलने के लिए कि यार कॉमर्स करना है मेरे को, कॉमर्स में सीए बनना है, तो परसेंटेज अच्छे थे, बट मेरे को लाइफ में ये चीज समझ पड़ गया था कि ना फिजिक्स केमिस्ट्री में मार्क्स ला सकता हूँ पर सब्जेक्ट समझ ही नहीं पड़ते मेरे। ओके। मार्क्स लाने में मेरे मार्क्स आ जाते थे, मेरे मार्क्स अच्छे, सब में स्कोर अच्छे आ जाते थे, बट मेरे को समझ नहीं पड़ता था। तो मेरे लिए एक ऑप्शन था लाइफ में उस समय कि यार अब केजी फर्स्ट तो मैं वापस कर नहीं सकता, या। अब एटलीस्ट कॉमर्स की केजी फर्स्ट तो 11 से चालू हो रही है, तो क्यों ना वो चीज ऐसी ट्राई करें। अब मेरे को क्लैरिटी है कि यार मेरे को पढ़ने के लिए, एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है, मुझे समझने के लिए पढ़ना है। तो मैंने कॉमर्स ज्वाइन करा। फिर कॉमर्स ज्वाइन करते ये तो श्योर हो गया कि यार चलो कॉमर्स करना है, क्योंकि मेरे को मैथमेटिक्स बहुत पसंद था। और मेरे कजिन्स हैं तो वो सीए भी थे, तो मेरे को उनकी मैथमेटिक्स से वो कुछ ना कुछ बातें करते थे तो मुझे इंटरेस्टिंग लगता था, मेरी नंबर क्रंचिंग भी अच्छी थी। तो फिर सीए की जर्नी ऐसे मैंने कहा कि चलो यार सीए करते हैं। फिर जब घुसे जब सीए करने, तब रियलाइज हुआ कि यार ये क्या चीज है। ओके। और फिर देन फाइनल, और फाइनल के बाद फिर आपने जॉब स्टार्ट नहीं, किया? फाइनल में अब जैसे जैसे क्या होता है ना कि अब जैसे मैंने सीपीटी तो मैंने मंदसौर से ही करा था, मेरा होम टाउन था। ओके। तो सीपीटी तो मंदसौर से करा था, क्योंकि सीपीटी में जनरली जो हमारे समय पे जो सीपीटी था कि अगर आपने सीबीएसई का आपने 12th क्लास कर रखा हो अच्छे से, तो सीपीटी में कोई इतना दिक्कत नहीं आता है। ट्रू। सीपीटी ऑलमोस्ट 75-80% तो पूरा डिट्टो सेम ही रहता है। अब आईपीसीसी के लिए ना, आईपीसीसी के लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग था कि आईपीसीसी के लिए अब, क्योंकि हमको उस समय पहली बार अब घर से बाहर जाना था, उस टाइम पे घर से बाहर जाना वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है अपने आप में, कि यार घर से बाहर जाना। तो हमको इंदौर में, हम कुछ फ्रेंड्स थे साथ में, तो हम इंदौर गए नाटा प्रोफेशनल एकेडमी में, ओके। और ये जहाँ किस पे साल की बात है? ये कौन से ईयर की ये बात? ये है अराउंड 2012, 2013 की बात होगी, अराउंड ओके। ओके। 2013 14 13 की। हाँ 13 की होगी। तो हम आईपीसीसी के लिए इधर इंदौर गए, नाटा प्रोफेशनल एकेडमी में। अब वहां पे जाके पता पड़ा कि यार मतलब इतने जने, बाप रे इतने जने, मेरे को लगा इंजीनियरिंग में इतने जने होते, सी में भी इतने जने थे क्या। तो पूरी क्लासेस क्लासेस जैसे भरी रहती थी। फिर जब सुबह सुबह लगती थी कोचिंग, सुबह 7 बजे, रात को 7 बजे तक छूटते थे, तो ऐसा माहौल बन गया था ना कि यार मतलब करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। और फिर जब आप प्रैक्टिकली किन चीजों को आप समझते हो, जैसे एसएफएम हुआ या फिर ऐसी चीजें हुई ना जो आपको, जिन चीजों को आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिकली कर पाते हो, तो वो इंटरेस्टिंग हो जाता। तो फिर ऐसे सीपीटी हुआ, फिर आईपीसीसी हो गया था, फिर उसके बाद फाइनल में यहाँ पर आया, मुंबई में आया आर्टिकलशिप में। मैं आर्टिकलशिप में भी बहुत धक्के खाने पड़े। अब पहले स्टार्टिंग में ऑडिट टैक्स की फर्म ज्वाइन कर ली मैंने, और बाद में जैसे 6 महीने या 7 महीने हुए, तो मुझे ये रियलाइज हो गया कि यार वही ऑडिट टैक्स तो नहीं हो पाएगा मुझसे। ये ये नहीं हो पाएगा मुझसे। तो फिर मैंने 7 महीने में शिफ्ट करी, मैंने ट्रांसफर लिया। फिर एक और दूसरी कंपनी थी मुंबई में, जो इनका स्टॉक ऑडिट का काम है, बैंक ऑडिट्स का काम है, और प्रोजेक्ट फाइनेंस का काम भी है। ओके। अब लकीली क्या हुआ ना कि यार मुझको उस समय जब मैं आर्टिकल शिफ्ट कर रहा था ना, तो मुझे लाइफ में ये चीज तो क्लियर हो गई थी यार चलो टैक्स में तो मुझको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। तो मैंने वो माइंड से हटा ही दिया था कि मैंने कहा टैक्स में मेरा फ्यूचर में देख ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकली जब चीजों को मैंने करने का चालू करके देख लिया तब इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो मेरे को करना ही नहीं उस चीज में, अननेसेसरली वेस्ट नहीं करना है टाइम उसमें। तो उसके बाद फिर मेरे को उस समय क्या, मेरे एक सर थे शुभम पाटनी सर, वो शेयर मार्केटिंग में ट्रेडिंग करते थे, इन्वेस्टिंग करते थे। अब मेरी क्या, बैलेंस शीट एनालिसिस बहुत अच्छी थी, मैं बैलेंस शीट को पढ़ने में मजा आता था। सर कोई भी कुछ करते थे, मैं एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ने लग जाता था। तो सर ने बोला कि यार तू इक्विटी रिसर्च करके भी कोई फील्ड है उसमें ट्राई करके देख। तो उस समय पहली बार मुझको रियलाइज हुआ कि यार ये ना सीए वालों के लिए ऑडिट और टैक्स के अलग भी कोई दुनिया है, और वो शेयर मार्केटिंग में भी कर सकते हैं, इन्वेस्टिंग एज अ प्रोफेशन भी है। उसी दौरान फिर सीए फाइनल की एग्जामिनेशन आ गई। अब सीए फाइनल की एग्जाम तो ऐसी है कि मतलब सांप अगर फाइनल, मतलब सांप अगर काटे तो पानी नहीं मांगता है।
तो एसी वाली चीज थी, तो 5-6 महीने मैंने सब कुछ हटा दिया। अब सबसे बड़ी गलती क्या करी मैंने सीए फाइनल की पहले अटेम्प्ट में, सबसे बड़ी गलती करी मैंने, दुनिया भर का नॉलेज सब लेने की कोशिश करी। इस मॉड्यूल से भी पढ़ लो, उस मॉड्यूल से भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो। अब 5 महीने तक तो कॉन्फिडेंस अच्छा था कि यार सब कुछ पढ़ लिया अपने, सिंघानिया भी पढ़ ली, ये भी पढ़ लिया, एसएफएम के अकाउंटिंग का ये भी कर लिया, मॉड्यूल भी सॉल्व कर लिया, प्रैक्टिस मॉडल भी सॉल्व कर लिया, आरटीपी भी सॉल्व कर ली। अब दिक्कत कब हुई, जब आप आखिरी के 1 महीने में जब आप रिविजन करने बैठते हो ना, कि चलो अब रिवाइज करना है, तब जैसे ही रिवाइज करने बैठा तो यार करूँ कहाँ से रिवाइज, और क्या क्या रिवाइज करूँ। तब ना वो पहली बार रियलाइज हुआ कि सीए फाइनल क्या बला है, कि आप ना, आप एग्जाम के पहले जब सिचुएशन आ जाती है ना, तब आपको एक्चुअली में रियलाइज होता है कि यार मेरे को, मैंने पढ़ इतना सारा लिया, और अब मेरे को कितने कैसे कंसाइज करके मेरे को किन चीजों को अपने माइंड में रखना है। और वहां पे मेरा पहला अटेम्प्ट में जब मेरी लाइफ में फेल हुआ, मैं एटलीस्ट शायद मेरे को ध्यान है, मैं 2 या 3 दिन तक रोता रहा था। लाइफ में पहली बार फेल हुआ था। सबको ऐसे नॉर्मली सबको एक्सपेक्टेशन थी कि यार चलो शुरू से स्कॉलर रहा है आईपीसीसी, सब फर्स्ट अटेम्प्ट में, 12th में 90%, 10th में अच्छे परसेंट, सब में अच्छे परसेंट, चलो बहुत अच्छा रहेगा। और नाटा प्रोफेशनल एकेडमी में हम सब पीछे की बैक बेंचर्स थे हम, तो हमारी धाक भी ऐसी थी कि यार प्रैक्टिकली अगर कोई किसी को भी अगर कुछ नहीं आ रहा है ना, तो वो हमारे पास आते थे सर, नाटा सर, कि अब तुम लोग बताओ कि अब इसका सोल्यूशन कैसा होगा। तो प्रैक्टिकली तो कोई दिक्कत थी नहीं। अब मेरी दिक्कत थी शुरू से जो टैक्स, कि यार टैक्स में तो मतलब मेरी हालत खराब हो जाती थी, क्योंकि मेरे क्रैमिंग स्किल्स मेरी बिल्कुल बेकार थी। तो अब सीए फाइनल में जब फिर मतलब मेरा फेलियर का ऐसा हुआ कि यार मतलब मैं ना, मतलब प्रैक्टिकली तो प्रैक्टिकल जो भी सब्जेक्ट्स थे उसमें सब में मेरे लगभग 50-55 ऐसे थे। और डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, आईडीटी मतलब ऐसे थे कि 20-30 मतलब ऐसे नंबर थे, मतलब वो सिंक सिंक ऐसे चल रहा था। तो पहली बार फेल हुआ, मैं बहुत रोया, माँ के पास गया, मैं बहुत रोया कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसा, कि ऐसा हो जाएगा। मतलब वो ऐसा लगता था कि जैसे यार बस, जैसे वो ऐसी सिचुएशन थी कि उस समय इतने मैच्योर्ड भी नहीं थे। वो ऐसी सिचुएशन थी कि ऐसा लगता है कि बस दुनिया में सब कुछ खत्म हो गया, कि यार ये वाली ऐसी वाली सिचुएशन है ना कि आपको कुछ समझ नहीं पड़ रहा है अब, मतलब ना पीने की इच्छा है ना खाने की इच्छा है, हो क्या गया। और फिर उसके बाद अपन जैसे ही अगर थोड़ा सा उसको देखते हो, वहां पे वो आपको दिखती है आपके बिल्डिंग बुक्स की, कि यार इसको वापस पढ़ना है, तो ना फिर आपकी हालत खराब हो जाती है। बट उस समय एक जो एडवाइस थी जो मेरे को माँ ने मेरे को उस समय दी, जो मेरे लिए एक्चुअली में लाइफ चेंजिंग एडवाइस थी, वो पर्सनली मैं चाहूंगा कि हर एक जना उस चीज को बिल्कुल लाइफ में बिल्कुल अप्लाई करे। माँ ने मेरे को सिर्फ एक चीज बोली, 2 दिन पूरा रो लिया, माँ ने पूरा गम सब 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 कुछ देख लिया। तीसरे दिन माँ ने मुझको, जब मैं खाना नहीं खा रहा था, माँ ने मेरे को एक चीज बोली कि क्या तूने जितनी मेहनत तू कर सकता था, क्या तूने वो मेहनत करी या नहीं करी। मेहनत तो करी यार माँ मैंने, मतलब पूरी मेहनत करी, मतलब 3 महीने तक, मतलब 6 महीने तक तो मैंने मेरा मोबाइल उस समय तो छोटे छोटे फोन होते थे, वो स्मार्टफोन भी नहीं था हमारा, मैंने तो स्मार्टफोन भी नहीं यूज नहीं करा था उस समय तक। तो नंबर भी चेंज कर दिया था मैंने, क्योंकि हम दोस्त लोग क्या डाउट वाउट पूछते थे, तो मेरे को नंबर भी मेरे मम्मी पापा ने चेंज करवा दिया था, बोले तेरे को डिस्टर्बेंस बिल्कुल भी नहीं होगा, तो नंबर भी चेंज कर दिया, वो नंबर सिर्फ मम्मी पापा के पास रहता था। तो यार उस समय ना फिर माँ ने मेरे को ये बोला कि यार अगर तूने मेहनत करी है, तुझको ये पता है कि तूने गलती क्या करी। मैंने कहा कि हाँ मुझको पता है, मैंने दुनिया भर का सब कुछ पढ़ने की कोशिश करी, कंसाइज नहीं करा, और ये प्लानिंग नहीं करी कि मैं इसको रिवाइज कैसे करूंगा। सिर्फ मैंने कोर्स खत्म करने की कोशिश करी, पर कोर्स को वापस रिवाइज करने का मेरा मोटिव ही नहीं था कभी। मुझको सिर्फ ऐसा लग रहा था कि यार चलो पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, अपने आप सब कुछ ग्रास्प हो जाएगा। बट इट इज नॉट लाइक दैट। आपको प्लान करना पड़ता है कि मेरे को किस सब्जेक्ट को कैसे टाइम देना है और क्या चीजें पढ़नी है, क्योंकि हजारों चीजें हैं आपके पास। डायरेक्ट टैक्स में आपके पास इतने सारे टैक्स है, इतने सारे लॉज हैं, इतने सारे सब कुछ है, अगर आपको पूरा पढ़ने जाओ तो भी आपको शायद पूरी अभी तक मतलब लाइफ लग जाएगी पूरा पढ़ने के लिए। तो डायरेक्ट मैंने ये चीज मम्मी को, माँ को बोली कि यार माँ मुझको पता है कि मेरी गलती क्या हुई, और ये गलती मेरी ये थी कि मैंने ना प्लान नहीं करा कि रिवाइज कैसे करना है, और ये मैंने प्लान नहीं करा कि किस सब्जेक्ट को कैसे अप्रोच करना है। हर एक सब्जेक्ट को आप सेम तरीके से अप्रोच नहीं कर सकते। आप आप एसएफएम हुआ, कॉस्टिंग हुआ, उसमें अगर आपको लॉजिक फंडा या समझ पड़ गया, तो उसमें आपको टाइम नहीं लगेगा कि आपको बार बार वापस वापस को रिवाइज कर सको। उसमें फिर मैं एक कंसेप्ट के अगर 10 क्वेश्चन थे, तो मैं एक कंसेप्ट का क्वेश्चन बिना देखे कर लेता था, तो मेरा माइंड क्लियर था कि ये फॉर्मूला फंडा क्लियर है। बट आईडीटी और डीटी को आप ऐसा नहीं कर सकते।
कि आपने एक बार लॉ पढ़ लिया या लॉ समझ लिया तो उसको आपको बार बार अप्लाई, क्योंकि हर एक लॉ का कहीं कहीं दूसरा अप्लाई एप्लीकेशन भी आ जाता था। तो फिर वो मैंने अप्रोच चेंज करी। वो वो लर्निंग से मुझको ये समझ पड़ा कि यार लाइफ में ना, मतलब फेलियर जो आपको सिखाता है ना लाइफ में, मतलब वो आपको जिंदगी में कभी कोई चीज नहीं सिखा सकती। क्योंकि मतलब जब जब आप फेल, तो ऐसा ऐसा होता है ना, जैसे अपन बोलते हैं कि यार जब है ना गाना, जब आप दुख में होते हैं ना तो गाने के लिरिक्स समझते हैं। वो ऐसी वाली बात है कि जब इंसान नीचे गिरता है ना तो उसको समझ पड़ता है कि यार मैं गलतियां क्या कर रहा हूँ। और ये अप्रोच रखना कि यार ये फेलियर नहीं है, ये एक्चुअली में आपके पास एक ऐसा मौका है जो आपको उस चीज में मोल्ड करने में हेल्प करेगा, जो आपको बाद में पता पड़ने वाली है कि वो कितनी वैल्यू रखती है। आज अगर मैं अभी जितना भी थोड़ा बहुत जहां पर भी मैं अभी अगर पहुंच पाया हूँ, तो उसका अगर एक रीजन अगर मुझसे कोई पूछेगा ना कि अगर एक चीज जो आपकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट थी जिसने इस चीज को हेल्प करा, तो मैं बिना बेहिजक बोलूंगा कि मेरे लाइफ का वो फेलियर सीए फाइनल। मतलब सीए फाइनल आपके लिए सिर्फ एग्जाम नहीं है, ये लाइफ है। ये आपको घिर के उठना सिखाता है। मेरे को उस समय एक अटेम्प्ट में फिर वापस नहीं हुआ, सेकंड अटेम्प्ट में मेरा फर्स्ट ग्रुप ही क्लियर हुआ, फिर भी वापस फेल हुआ मैं सेकंड ग्रुप में, क्योंकि सेकंड ग्रुप में वो डीटी और वो सब थे, तो उसमें वापस फेल हुआ मैं। पर उस समय जब सेकंड टाइम जब फेल हुआ ना, तो मुझे इस बात का पता था कि मैंने कहा था कि चलो ठीक है, मैंने डीटी में मैंने जो अप्रोच रखी थी, मेरी वो अप्रोच थी कि मेरे को सिलेक्टिव स्टडी करना है। पर मैं उस चीज को अप्रोच को सही से कर ही नहीं पाया, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस मैंने एट द एंड में करी नहीं, मैंने आरटीपी भी नहीं करी। फिर थर्ड में मैंने ये सब चीजें अप्लाई करी, और थर्ड में मेरा डायरेक्ट टैक्स में फिर भी मेरा 40 आया, कोई ज्यादा नहीं आया डायरेक्ट टैक्स में। बट इन 3 अटेम्प्ट है ना, जब ये 3 अटेम्प्ट के पास, जब आपके पास, जब ये 3 अटेम्प्ट के बाद आप पास हुए, तो डाउन द लाइन अगर आप देखते हो ना कि यार अपने आप को पीछे पलट के देखते हो कि यार अच्छा चलो मैं सीपीटी में, कोई भी जना हो अगर जो चीज को सुन रहा हो, सीपीटी में फेल हुआ, आईपीसीसी में फेल हुआ, फिर सीए फाइनल में फेल हुआ, किसी भी सब्जेक्ट में फेल हुआ, एक्सवाइजेड कुछ भी चीज हो, मैं सिर्फ ये सिर्फ इसके लिए नहीं, लाइफ के लिए ये वाली चीज। जब जब इंसान एक बार गिर के उठना सीख जाता है ना, तो आपके मन में कॉन्फिडेंस ऐसा आ जाता है ना कि यार चलो अब तो सब कुछ कर लूंगा मैं। मतलब मेरे इनफैक्ट एक मेरा क्लोज दोस्त है, उसको 8 अटेम्प्ट लगे उसको पास होने में सीए फाइनल। बट आई टेल यू कि हम जितने भी दोस्त हैं ना, उसमें सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस उसका है अभी की डेट में, क्योंकि उसको पता है कि यार मैंने ना पाताल लोक देख लिया है, मुझको इससे ज्यादा अब कोई दिखाई नहीं सकता कुछ, तो अब लाइफ में कुछ भी आने दो, हर कोई फेस आने दो, मुझको घिर के उठना आता है। और ये वाली लर्निंग ना सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं है, ये आपको लाइफ में आगे बहुत जगह आएगी कि यार एक बार आपको घिर के उठना कैसे सीखना है। एक बार सीख लिया ना, वो एक टाइम पे ऐसा मोमेंट आता है कि चलो छोड़ दो यार, अब नहीं हो रहा, अब नहीं हो रहा, अब नहीं हो रहा। बट ये माइंड में रखना बहुत जरूरी है कि ये ना, ये गिविंग नेवर गिव अप एटीट्यूड डेवलप करना पड़ता है। नहीं तो फिर क्या होता है ना, लाइफ में हमेशा जब भी कोई कठिनाई आएगी ना, तो अपन को ऐसा लगेगा चलो छोड़ देते हैं, चलो छोड़ देते हैं। फिर जब सीए फाइनल क्लियर हुआ, तब अब मुझको ये चीज तो क्लियर थी, जैसा मैंने बोला कि यार इक्विटी रिसर्च में ही जाना है मेरे को, ऑडिट टैक्स में तो करना नहीं है। अब मार्केट में जॉब ढूंढने गए तो कुछ भी नहीं मिल रहा, है ही नहीं कुछ भी इक्विटी रिसर्च के लिए, सबको चाहिए एक्सपीरियंस। तो यार अगर सब सब एक्सपीरियंस मांगेंगे तो ऑब्वियसली एक्सपीरियंस देगा कौन? कोई तो होना चाहिए ना जो एक्सपीरियंस देगा, तभी तो मैं बता पाऊंगा कि यार मैंने क्या करा है क्या नहीं करा है। बट जॉब तो था नहीं, और उस टाइम तक मुझको ये भी क्लियर नहीं था एग्जैक्टली, मुझको ये पता था कि मैं इंटरेस्टेड हूँ सी में। आज इंटरेस्टेड मैं नेटफ्लिक्स देखने में भी हो सकता हूँ, मैं आज इंटरेस्टेड हॉटस्टार को देखने में भी हो सकता हूँ, मैं मैच देखने में भी हो सकता हूँ, मैं इंटरेस्टेड खाना बनाने में भी हो सकता हूँ। बट क्या मैं उन सबके लिए पैशनेट हूँ? आई एम नॉट श्योर। तो अब मेरी लाइफ में वो डिलेमा था कि यार अरमान, यू आर इंटरेस्टेड इन इक्विटी रिसर्च, बट डू आर यू पैशनेट अबाउट इक्विटी रिसर्च? और उसका तरीका क्या फाइंड करने का, यू हैव टू वर्क ऑन इट। ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, ऐसा नहीं है कि आप सुबह उठोगे भगवान बोलेगा अरमान तथास्तु तुम इक्विटी रिसर्च के लिए पैदा हुए, ऐसा होता नहीं है। आप आपको हिट एंड ट्रायल करना पड़ता है। अब उस टाइम पे जब जॉब मिल रही थी तो मैं मेरे अंकल के यहाँ पर करी मैंने जॉब। अंकल मुंबई में है अंकल, उनके यहाँ पर जॉब करी बिना पैसों के। मतलब पैसे नहीं देते थे, मैंने बस उनको एक चीज बोल रखी थी, मैं सीए बनने के बाद ना मैं मम्मी पापा से पैसे नहीं मंगा सकता, मैं आपको हर महीने का खर्चा बता दूंगा।
कि मेरे 6,000 रुपए खर्च हुए, 7,000 खर्च हुए, अब उतना मेरे को दे देना बस। और मैं उनके अंडर काम करने लगा, उनकी ब्रांच थी, उनके अंडर काम करता था। वो मेरे को स्टॉक देते थे कि अरमान स्टॉक पे रिसर्च कर, इस आईपीओ पे रिसर्च कर, वो कर। तो वो 6-7 महीने में मैंने खूब काम करा। अब उस 6-7 महीने के दौरान ना मुझे ये पता पड़ गया कि यार मैं पैशनेट। कैसे? क्योंकि देखो पैशनेट होने के तरीके क्या है जो मुझे फील हुए। एक तो क्या कि ना, अब जैसे मेरे को पहले, क्योंकि मैं ब्रांच मैनेजर थे मेरे अंकल, तो उनका उनका था, तो सब ऐसे समझते थे कि यार चलो इसको तो कुछ करना ही नहीं है, इसको तो क्या कुछ बोलेंगे सर को बोल देगा। तो उन्होंने मेरे को लीवे दे रखा था कि तू जब आए, तेरी इच्छा हो तब आ, इच्छा हो जब जा। जब स्टार्टिंग में काम करने लगा ना मैं, तो मैं पहले 2 दिन में दिन में 10 बजे तक पहुंचा था और 3:30-4 बजे निकल गया था। तीसरे दिन से मैं पियोन के साथ आता था और पियोन के साथ जाता था। क्योंकि जब आपको काम करने में मजा आने लग जाता है ना, तो आपको टाइम का पता नहीं चलता है। सी आज अगर मैं ये इंटरव्यू कर रहा हूँ तो मैं बार बार घड़ी नहीं देख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं इस चीज में बहुत इन्वॉल्व हूँ, इस चीज को एंजॉय कर रहा हूँ। तो जब आप किसी चीज को एंजॉय करने लग जाते हो ना, तो आपको टाइम का पता नहीं चलता है। ये है पहला इंडिकेटर कि क्या आप पैशनेट हो या नहीं। कभी आपने देखा होगा कि आप अगर नेटफ्लिक्स देख रहे हो, आप कोई भी गेम ऑफ थ्रोन्स देख रहे हो, अगर इनकेस जो भी देख रहे हो, जो जिसको जो पसंद है, कभी ऐसा होता है कि हर हर 2 मिनट में टाइम देखते हो? ऐसा लगता है कि 3 घंटे हो गए और फिर पता पड़ गया अरे खत्म हो गया यार ये। क्यों? क्योंकि अपन उसमें इन्वॉल्व, उस चीज को इतना मजा कर रहे हैं। और अगर सोच के देखो कि अगर ऐसा ही काम करने में मिल जाए अपने को, तो कितना मजा हो जाएगी लाइफ की। यार काम भी ऐसा ही करो जिसमें पता ही नहीं पड़ रहा है कि टाइम कैसे बीत रहा है। तो वो चीज होने लग गई मेरे साथ। कितनी बार ऐसा होता था, मतलब कितनी बार ऐसा हुआ कि मैं, लंच का टाइमिंग हमारा 1 बजे तक होता था, मैं अंकल हम डिस्कशन करते 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 हमको 4 बज जाती थी शाम की। और फिर मैं और अंकल साथ में, अंकल बाहर से हमको बुलाना था कि बहुत हो गया अब आज के लिए, अब तो कुछ खाना वाना खा लो। तो दूसरा मतलब ये ना कि आप, टाइम बिल्कुल पता नहीं पड़ता है, आपको मजा बहुत आता है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आज अगर मुझको इक्विटी रिसर्च में कोई भी कुछ बोलता है ना कि अरमान तुमने गलत करा है या फिर तुमने ये चीज गलती करी, तो मुझे कभी भी ये रियलाइज नहीं होता है कि यार इसने मेरे को कैसे सिखा दिया। क्योंकि मैं पैशनेट हूँ इस चीज के लिए, मुझे ये लगता है कि आज मुझको कुछ नया सीखने के लिए मिला। तो जब आप किसी चीज के लिए पैशनेट होते हो ना, तब आपको आपको कोई अगर कोई चीज सिखाता है, आपकी गलतियां बताता है, तो आप उसके लिए फॉर्चुनेट होते हो कि यार आज मुझे कुछ नया सीखने को मिला। तो ये 2-3 चीजें हैं जो आपको पता पड़ जाती है कि अगर आपके साथ ये हो रही है तो आप पैशनेट हो। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हो सकता है कि एक टाइम पर बहुत बड़ी चीज हो, जैसे अगर इन केस अगर मेरी फैमिली में अगर ऐसा होता कि यार मेरे पैसों से ही खाना पीना चल रहा हो, तो मैं भी पैशन की बात नहीं करता, मैं पहले सर्वाइवल पे बात करता। बट इतना हो सकता था कि चलो यार खाने पीने की दिक्कत तो एटलीस्ट नहीं है, तो मैंने वो चीज अप्रोच करी कि यार ये चीजें करना चाहिए मुझे। अब क्या दिक्कत यहाँ पर भी नहीं हुई। अब 7 महीने बाद तो मैंने अंकल के यहाँ पर कर लिया। बट अब क्या है, अंकल के यहाँ पर था ना, तो मेरे को कोई छोटे मोटे काम नहीं देता था कि यार अनुमान इसका मेरे को पीडीएफ फाइल, इसका आरएचपी रेडरिंग प्रोस्पेक्टस का पीडीएफ फाइल बता दे, या फिर मेरे को पी का ये प्राइस बता दे, या फिर पी बता दे, पीबी बता दे। सबको लगता था कि यार छोटे मोटे काम क्यों दूं उसको, तो वो मेरी लिमिटेशन हो गई थी वहां पर। अब जैसा मैंने बोला कि मैं पैशनेट था, तो मुझको सब कुछ सीखना था। मेरे लिए काम कोई छोटा बड़ा नहीं था, हर काम मेरे लिए सिर्फ काम था और मुझको उसको सीखना था। तो मैंने अंकल के यहाँ पे 7 महीने में छोड़ा, वापस मार्केट में गया, सेम सिचुएशन। हमको तो एक्सपीरियंस चाहिए, अब एक्सपीरियंस तो अपने पास है नहीं। अपन ने तो 6-7 महीने काम करा, वो भी पैसे अपने को कैश में मिलते थे भाई, 5,000 रुपए, 6,000 रुपए, स्लिप ही नहीं अपने पास तो कोई। तो फिर मुझे जॉब मुंबई में तो नहीं मिली, इंदौर में मिली। इंदौर में एक छोटी कंपनी में जॉब मिली, वो भी छोटी कंपनी में जॉब मिली। वहां पर भी मैंने 2-3 महीने काम करा। अब 2-3 महीने काम करने के बाद मुझे लाइफ में पता पड़ा कि ये सीएफए करके भी एक कोर्स होता है, जो है ना ये इक्विटी रिसर्च का, मतलब इस ग्लोबली इससे बड़ा कोई कोर्स नहीं है। तो मेरा इंटेंशन ये नहीं था कि मेरे को उसको सीवी में ऐड करना है। मेरा इंटेंशन ये था, मैंने पहले उसका मॉड्यूल पीडीएफ में देखा, मेरे को लगा कि यार इसमें मेरे को सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। अब मेरे को सीखना तो था ही सही, तो मैंने सोचा कि अगर सीखना ही है और ये मेरे प्रोफेशन का ही है, तो क्यों ना मैं इसको एड ऑन भी कर लूं। मेरा मोटिव तो मेरा लर्न करने का ही है, बट अगर मैं इसके साथ साथ अगर सीवी में एड ऑन कर दूं, तो इसमें चाहे दिक्कत क्या है। अब दिक्कत सबसे बड़ी पता क्या है कि है ना, सीएफए में मुंह दिखाई के 1 लाख रुपए लगते हैं। 1 लाख रुपए में आप सीए बन के निकल चुके हो, और सीए बनने के बाद आपको 1.5 साल हो गया है, आपने 10,000 रुपए भी सेविंग नहीं करी है, और अब आपको 1 लाख रुपए और चाहिए सीएफए लेवल 1 की फीस की। मैंने ये चीज बोली मेरे पेरेंट्स को कि मेरे को सीएफए करना है, ये चीज करनी है। तो
पापा पापा सच मतलब है ना, पापा और पापा मेरे को जानते हैं कि अगर मैंने कुछ चीज बोल रहा हूँ मैं कि यार, तो मतलब मैंने बहुत सोच समझ के बोली होगी मुझको ये चीज करनी है या फिर चीज नहीं करनी है। फॉर्चुनेटली उस समय पापा के पास थोड़ी सेविंग्स और हो चुकी थी मम्मी पापा के पास, तो उन्होंने पहली जो उनकी बची हुई सेविंग्स थी वो सेविंग्स से उन्होंने मेरी पहली फीस भरी CFA की। अब क्या मेरे लिए 1 लाख रुपए उस समय इतना मायने रखता था कि अगर मैं एक बार फेल हो गया तो मेरे लिए अब लाइफ में वापस दूसरा चांस नहीं है। 1 लाख रुपए मेरे को वापस नहीं आने वाले। तो मैंने जॉब छोड़ी, घर पे गया, सिर्फ इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से पढ़ा, क्योंकि मेरा इंटेंशन एग्जाम पास करना नहीं था। मेरा इंटेंशन था कि मेरे को उसको जितना हो सके सीखना है ताकि मैं उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकूं। और जो 1.5 साल में जो मैंने अंकल के यहाँ पे काम करा था उसकी भी सारी रिपोर्ट्स बना रखी थी मैंने। अब जब मैं CFA लेवल 1 की पढ़ाई करी तब भी मैंने जो भी पढ़ता था, जैसे ब्लैक एंड शॉर्ट्स मेथड पढ़ी मैंने। अब मेथड का मेरा इंटेंशन ये था कि मेरे को इसका फॉर्मूले का डेरिवेशन सीखना है, क्योंकि जब तक आपने अगर डेरिवेशन नहीं सीखा तो आप उसका एप्लीकेशन कैसे करोगे। तो मैं डेरिवेशन सीखता था, हर एक चीज को सीखता था और प्रैक्टिकली अप्लाई करता था। CFA लेवल 1 क्लियर हुआ, अच्छे परसेंटाइल से क्लियर हुआ। CFA लेवल 2, जब CFA लेवल 1 क्लियर हुआ तो पेरेंट्स को भी खुशी हो गई, सबको बहुत खुश हुए कि बहुत अच्छे परसेंटाइल आ गए, सब कुछ हुआ। CFA लेवल 2 किया, CFA लेवल 2 के लिए मेरे पेरेंट्स ने पैसे उधार लिए, पर मेरी ड्रीम्स के लिए उन्होंने ये चीज करी। उनको ये दिख रहा था कि इसमें कितनी इच्छा है करने की। और कि अपने पेरेंट्स मतलब फॉर्चुनेटली मतलब ऐसा है ना कि आई डोंट नो कि बाहर क्या कल्चर है, बट इंडिया का ऐसा कल्चर है ना कि यार कि भगवान है तो उनमें है। अब एक बार भगवान से चूक हो सकती है पर उनसे नहीं होती। तो उन्होंने, मेरे को ध्यान है कि मम्मी ने अपने कड़े बेचे थे पुणे के, वो 70,000 की फीस भरने के लिए CFA लेवल 2 की। वो मोमेंट ऐसा था ना यार कि मतलब उस समय माइंड में ये क्लियर हो गया था कि यार लाइफ में कुछ भी करना है, जो इतना कुछ माँ बाप ने करा है, इसलिए कि सिर्फ मैं अपना जो काम को करना चाहता हूँ ना उस काम में आगे बढ़ सकूं। वो काम नहीं करूं जो काम सिर्फ पैसों के लिए किया जाए। मेरे को पापा ये चीज बोलते थे कि पैसों के लिए जो करना था वो मैंने कर लिया, पर मैं अब ये नहीं चाहता कि तू भी यही चीज करे, तू वो कर जो तेरे मन में इच्छा हो और मैं तेरे को सपोर्ट करूंगा। CFA लेवल 2 क्लियर हुआ। अब CFA लेवल 2 क्लियर होने के बाद भी ना मैंने एक जगह जॉब का ऑफर आया मेरे पास, पे भी अच्छा कर रहे थे वो। मैंने तो क्या 15,000 रुपए में नौकरी करी थी, तो मेरे को तो जो भी दे रहे थे वो मेरे लिए तो बड़ी बात थी। एक कंपनी ने ऑफर दिया मेरे को, उन्होंने, मैं इक्विटी रिसर्च के लिए पैशनेट था, अब मेरे लिए माइंड में क्लियर था क्योंकि अब मैंने इन 2.5 साल में जो मेरा गैप था CA बनने के बाद उसमें मैंने बहुत सारी रिपोर्ट्स बना दी थी। तो अब मेरे लिए CA मेरे पैशन से कॉम्प्रोमाइज करना मतलब सांस नहीं लेने के बराबर था। तो मैंने उन्होंने ज्वाइन करा, मैंने वहां पर मैंने उनको इक्विटी रिसर्च के लिए बोला पर उन्होंने मेरे को डेट का काम दे दिया। तो मैंने पहला जॉब जो मुझको 7.5 लाख रुपए पे कर रहा था उस समय, वो मैंने 2 महीने में रिजिग्नेशन डाला, क्योंकि मेरा पैशन था इक्विटी रिसर्च और उन्होंने मेरे को डेट का काम दिया। अब ये सोच के देखो कि अब सीवी की हालत क्या हो गई है। CA बने हुए 2.5 साल हो चुके हैं, 2-3 छोटे मोटे जॉब करे कैश में, कैश वाले थे। तीसरा जॉब जो ऑफिशियल अच्छा जॉब मिल रहा था वो 2 महीने में आपने रेजिग्नेशन डाल दिया। फिर वो 2 महीने का पैच वापस ऐसा गया मेरा कि उस पैच के दौरान में हर एक दिन कुछ ना कुछ मुझको हर एक दिन ऐसा बर्डन लगता था मेरे को, क्योंकि अब मेरे पास ऐसा लगता था कि अब मैंने बहुत कुछ कर लिया है, मुझे पे बैक करना है और किसी भी कीमत पे करना है। तो वो 2 महीने के दौरान भी मैंने बहुत सारी रिसर्च करी। मतलब मैं ऐसा था कि मतलब वो ऐसा है ना कि अगर आपको जब मेरे को कुछ भी समझ नहीं पड़ता है तो मैं रिसर्च भी करता हूँ, जब मुझको फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ तब भी रिसर्च करता हूँ, तो मेरा माइंड क्लियर हो जाता है। तो मुझे जब मैंने जितनी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में सब जगह CV डाला, तो मेरा CV डालने का एक मेथड था। मैं कभी भी ये नहीं बोलता था कि सी माई क्वालिफिकेशन, आई एम CA एंड CFA लेवल 2 क्लियर, सी माई क्वालिफिकेशन एंड हायर मी। आई डोंट टेल देम, आई नेवर told them also. I told them, see, this is my CV and this is my 7,500 reports which I have made in 2.5 years. Ask me anything about these 75 reports, and if you find me eligible to be a part of your organization, then hire me.
और मैंने एक चीज बीच में नहीं बताई, जो ये 2.5-3 साल में जो मैं रिसर्च करता था ना, वो सबको भेजता था, हर एक जने को, मतलब जिनको भी मुझको पता है कि यार ये इक्विटी रिसर्च में है ना बहुत अच्छे इंसान है, इसलिए नहीं कि मुझको जॉब दे दे, इसलिए कि क्या मुझे कोई एटलीस्ट ये तो बता दे कि मैं गलती क्या कर रहा हूँ, कि अगर किसी ने मुझको ये बता दिया ना मैं गलती क्या कर रहा हूँ, तो मैं एटलीस्ट नया कुछ चीज सीखूंगा, राइट? मेरे लिए इंप्रूवमेंट उसी में आएगा कि मैं कुछ नई चीज सीखूंगा। तो उसी समय जो मेरी पहली ऑर्गेनाइजेशन थी, पहली ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन में एक डायरेक्टर है, आई वोंट टेल हिज नेम, बट उन डायरेक्टर को मैंने मेरी सारी रिसर्च रिपोर्ट्स भेजी, सारा काम भेजा, उन्होंने फिर मुझको सीवी में पूछा मुझसे कि यार तुम्हारा तो 3 साल का गैप हो गया लगभग, मैं 2.5-3 साल तक क्या करा फिर? तो मैंने पूरा बताया, सारी चीजें बताई, मैंने सारी रिपोर्ट्स करी, मैंने कहा कि काम तो बहुत सारा करा हुआ है सर, अब बस पूछो। तो उन्होंने मेरी रिपोर्ट्स पढ़ी, उन्होंने मेरे को रिपोर्ट्स में क्वेश्चंस करे, मतलब वो मैंने जितने भी रिपोर्ट्स भेजी थी, मेरे को ध्यान है कि मेरा लगभग 1-1.5 घंटे का इंटरव्यू हुआ था, और 1.5 घंटे का इंटरव्यू सिर्फ मेरी रिपोर्ट्स पे हुआ, क्योंकि सी वो चेक करना चाहता है कि क्या ये कंट्रोल सी प्लस कंट्रोल बी तो नहीं है कहीं। इक्विटी रिसर्च ना कोई ऐसा फील्ड नहीं है कि आप जहाँ पे ब्लफ कर जाओ, ये चीज माइंड में क्लियर रखना। अगर आप इक्विटी रिसर्च में घुसे हो मतलब आप ब्लफ कर ही नहीं सकते सामने वाले को, क्योंकि आज अगर आपने बोल दिया कि मैंने अगर आईटीसी पे मैंने रिपोर्ट बनाई है, और अगर उसने आपसे पूछ लिया कि आईटीसी के सिगरेट सेगमेंट में उसको कितना % मार्जिन आता है, या फिर उसका सिगरेट सेगमेंट क्यों अभी बेकार हो रहा है, या फिर अभी हाउसिंग सेक्टर उसका होटल सेगमेंट क्यों अच्छा होने वाला है फ्यूचर में, आपके पास उसका कुछ भी जवाब नहीं है, तो आपको समझ पड़ जाएगा कि आपकी रिपोर्ट्स मतलब सिर्फ कंट्रोल सी प्लस कंट्रोल बी है, आप उसमें ब्लफ कर ही नहीं सकते। तो मैंने जवाब दिए, उन्होंने उस चीज को बेसिस को देख के मुझे हायर कर लिया। दिस वाज जी बिजनेस या फिर ये जॉब जी बिजनेस? क्रिसिल ओके, क्रिसिल, ओके, यू स्टार्टेड विद क्रिसिल। ओके, या क्रिसिल, जी बिजनेस की भी एक अच्छी सी कहानी है। मतलब मैंने बोला, मैंने 2.5 साल से मैं सबको रिसर्च रिपोर्ट भेज रहा था, इंक्लूडिंग अनिल सर भी थे उसमें, ओके, उनको भी मैं रिसर्च भेज रहा था, और मैंने अनिल सर को 3-4 साल पहले बोल दिया था, मैंने कहा कि सर मेरे को इक्विटी रिसर्च तो सीख ही रहा हूँ मैं, और मैं इतना काबिल बनूंगा कि एक दिन मैं आपके अंडर काम कर सकूँ। के बाद क्रिसिल में जब ऑफिस से आता था, जब जॉब क्रिसिल में मैंने 9 महीने के बाद रेजिग्नेशन दे दिया था मैंने। तो मैं ऑफिस से आता था, और ऑफिस मेरा सुबह 8 बजे से 7 बजे तक रहता था, और ऑफिस से आने के बाद मैं इंडियन इक्विटी पे रिसर्च करता था, क्योंकि मेरे को टाइम मिलता ही नहीं था, और मैं इंडियन इक्विटी पे रिसर्च नहीं करता, तो घुटन होती थी मेरे को कि यार मैंने कुछ करा नहीं। तो मैं ऑफिस के बाद वो रिसर्च करता था, और मेरे माइंड में एक चीज क्लियर थी, मतलब मैंने 9 महीने काम करा होगा, तो अराउंड 1 महीने में अगर आपके 8 सैटरडे संडे, तो 9 महीने में अराउंड 72 सैटरडे संडे हो गए मेरे लिए। 1 महीने में मैंने एक लाइन क्लियर कर ली थी लाइफ में कि अरमान, सैटरडे संडे को जब तक एंजॉय मत करो, जब तक तुमको मंडे टू फ्राइडे वो काम ना मिल जाए जो काम को तुम एंजॉय करो। ये माइंड में मैंने क्लियर बना लिया था कि कोई भी सैटरडे संडे में एंजॉय नहीं करूंगा। हर सैटरडे संडे में कुछ रिसर्च बनाता था, और वो सबको भेजता था, जितने जनों को भी जानता था सबको भेजता था, क्लियर मोटिव से कि अगर मुझको मंडे टू फ्राइडे, वो जब तक मुझको मंडे टू फ्राइडे काम नहीं मिलेगा, सैटरडे संडे इज नॉट फॉर मी, दे आर जस्ट येट अनदर डेज वेयर आई वांट टू लर्न, व्हिच आई वांट टू लर्न नाउ आल्सो। फिर ड्यूरिंग द टाइम मैं अनिल सर के पीछे पड़ा हुआ ही था, उनको 2-2.5 साल से उनको रिसर्च रिपोर्ट भेज ही रहा था। फिर सर से मेरी बात हुई, फिर मैं जी बिजनेस में आया, फिर यहाँ पे सब चीजें धीरे धीरे जो भी मैं चाहता था, जो सर की ना एक स्पेशलिटी है कि सर को नॉलेज के साथ साथ ना सर को एक्चुअली में ये पता है कि क्या इंसान से क्या करवाना है। मतलब ही इज सच अ ब्यूटीफुल ह्यूमन, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रेन। मतलब मतलब मैं बहुत बार ऐसा होता है ना, मतलब कि ऐसा होता है कि यार मैं कुछ सोच के जाता हूँ कि सर ये लॉजिक है, ये लॉजिक है, ये वाली कंपनी का ये लॉजिक है, ये लॉजिक है, फिर सर बोलते अच्छा ये नहीं तो ये क्या, तो फिर मैं सोचता हूँ अरे हाँ, हाँ सही सर, हाँ सर, हाँ सर। फिर नई चीज सीखता हूँ। तो दिस वाज ऑल अबाउट माय जर्नी। आई होप कि अगर किसी को भी अगर इस चीज में काफी 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 मोटिवेटिंग अरमान। अरमान, माय नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी अबाउट इक्विटी रिसर्च। मतलब इक्विटी रिसर्च अगर आप किसी भी एक छोटे स्टूडेंट को समझाना चाहो कि इक्विटी रिसर्च प्रोफाइल होता क्या एग्जैक्टली, तो आप कैसे समझाओगे? सी सिंपल चीज है, किसी भी चीज को समझना मेरे लिए लॉजिकली समझना है। जैसे इक्विटी रिसर्च इक्विटी की, राइट? इक्विटी किसकी होती है? कंपनी की होगी, बिजनेस की होगी, इंटरप्राइजेस की होगी, फर्म की होगी, राइट? इक्विटी फॉर एग्जांपल अभी कंसीडर कर लेते हैं कि इक्विटी कंपनी की है,
कंपनी क्या करती है? बिजनेस करती है। बिजनेस को कौन चलाता है? मैनेजमेंट चलाता है। तो इस प्रोसेस की लाइन में जहां पे अपन ने हर एक चीज को कनेक्ट करा, रिसर्च इक्विटी की, इक्विटी कंपनी की, कंपनी को बिजनेस चलाता है, बिजनेस मैनेजमेंट चलाता है, इन सब चीजों को समझना, क्यूरियोसिटी होना आपके अंदर की क्या चीज है। आपको कभी माइंड में ये चीज क्यूरियोसिटी रहती है कि यार सीमेंट सेक्टर में क्यों बूम आ रहा है, कैसे सीमेंट बनती है, कैसे टायर बनता है। कभी मैंने ये सोचा कि पेंट कैसे बन रहा है, क्यों क्यों सीडीएसएल इतना बढ़ गया, क्यों आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में इतना टर्न अराउंड आया, क्यों क्यों ऐसा हो रहा है कि ये कोविड 2 के टाइम पे अब कुछ कुछ कंपनियां हैं जो स्मॉल कैप कंपनियां, मिड कैप कंपनियां इतनी क्यों बढ़ रही हैं, Q4 के रिजल्ट्स अभी सबके इतने अच्छे क्यों आ रहे हैं। डिमांड तो आपको ग्राउंड लेवल पे ज्यादा समझनी पड़ रही होगी, तो इतना क्यों हो रहा है चेंज। इस आईपीओ में नजारा टेक्नोलॉजी का आईपीओ इतना इंटरेस्टिंग क्यों लगा, ऐसा क्या बिजनेस था। तो इक्विटी रिसर्च अगर आपको करना है तो आपके लिए माइंड में एक इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि आपके लिए क्यूरियोसिटी होना चाहिए बिजनेस को समझने कि क्या आपको बिजनेस को समझने की क्यूरियोसिटी, और ये आपका क्वेश्चनिंग माइंडसेट है कि आप हर एक चीज को क्वेश्चन कर सकते हो। आज अगर मैं किसी भी बैलेंस शीट को देख रहा हूँ, मैं अगर पीएनएल को देख रहा हूँ, तो मेरे माइंड ऐसा दौड़ रहा है कि अगर डेट बढ़ गया तो कोई ऐसा तो नहीं कि प्लांट एंड मशीनरी बढ़ी है, प्लांट एंड मशीनरी बढ़ी है तो किस जगह कैपेक्स बढ़ाया है इन्होंने, कैपेक्स बढ़ाया है तो किस सेगमेंट में बढ़ाया है, इस सेगमेंट में बढ़ाया तो सेगमेंट का मार्जिन कितना है, इस सेगमेंट का मार्जिन इतना है तो इन्होंने किस प्रोडक्ट को इस सेगमेंट में वो प्रोड्यूस करेंगे, उसके पीयर्स कितने कितने हैं। तो ये एक लिंक है और ये क्वेश्चनिंग माइंडसेट है। तो इफ यू हैव अ क्वेश्चनिंग माइंडसेट and a curiosity to learn the business, then this is the right fit for you. So Arman, how is a daily life for an equity researcher? आप जाके क्या करते हो ऑफिस में, मतलब बैलेंस शीट्स एनालाइज करना? देखो ऐसा है ना कि अब जैसे हर इक्विटी रिसर्च में देखो अलग अलग सी बाय साइड होता है, सेल साइड होता है, हम एक अलग ही साइड में जो ना बाय के हैं ना सेल के हैं। ओके। तो हर एक जने की डे टाइमिंग और जो उनका पर्टिकुलर जो फिजिकली जो नॉर्मली जो बोलते हैं कि यार हाउ इज अ डिफिकल्ट डे इन योर लाइफ, तो हर एक का अलग अलग होता है। मेरे लिए ऐसा होता है कि यार मेरा मोस्ट ऑफ द काम ऐसा रहता है कि मुझको ऐसे स्टॉक्स पे रिसर्च करनी है जो अच्छे स्टॉक्स हो सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। ओके। ऐसी रिसर्च में फोकस करना है जो क्वालिटेटिव रिसर्च हो, जो जहाँ पे आप कुछ ऐसा इंसाइट निकाल पाओ जो मार्केट को अभी पता नहीं है या फिर ओवरलुक कर रहा है। तो अब जो जैसे जनरली जो बोलते हैं ना कि यार यू हैव अ वर्क लाइफ, यू हैव अ पर्सनल लाइफ। पर्सनली व्हाट आई फील, अगर आप आपके लिए पैशनेट हो ना किसी चीज के लिए, तो कोई ये डिमार्केशन है ही नहीं। मैं सुबह उठता हूँ, जब ब्रश कर रहा होता हूँ तब भी मैं ये सोच रहा होता हूँ कि यार किस रिसर्च के बारे में, कौन सा स्टॉक अच्छा इसका ये है तो इस बिजनेस को ऐसे लिंक कर सकता हूँ क्या, इस बिजनेस में क्या बूम आ सकता है क्या। तो मैं अगर और कभी ऑफिस के टाइम पे भी रहता हूँ तो दूसरी चीजें भी चलती रहती हैं। तो इट इज नॉट समथिंग कि यार कि जहाँ पे एक पर्टिकुलर लाइन हो कि इस समय ये करना है, इस समय ये करना है, इस समय ये करना है। इट इज लाइक अगर आज मैं बोल रहा हूँ कि क्या तुम सांस लेने का तुम्हारे पास कोई पर्टिकुलर टाइम है, 24 घंटे ले रहे हो ना, पर्टिकुलर टाइम नहीं है कि इस समय मैं सांस लूंगा, राइट? नहीं है, राइट? सेम थिंग है इस इक्विटी रिसर्च एक ऐसी फील्ड है कि आप कभी स्विच ऑफ होते ही नहीं हो, आप ऑलवेज ऑन। क्योंकि आज अगर मैं तुमसे बात कर रहा हूँ और हो सकता है कुछ ऐसी न्यूज आ जाए कि इस पे इस कमोडिटी पे इंपोर्ट ड्यूटी हटा दिया, इंपोर्ट ड्यूटी लगा दिया, तो मेरे लिए पूरा पूरा मेरी कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी उस बिजनेस के लिए, उस कंपनी के लिए, क्योंकि उसकी सारी अर्निंग्स और वो सब चेंज होने वाली है। तो पर्टिकुलरली ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा पर्टिकुलर टाइम फ्रेम हो या फिर कुछ ऐसा हो कि कैसा दिन रहता है। इट इज लाइक ऑलवेज ऑन, ऑलवेज थिंकिंग कि यार ये हो सकता है, वो हो सकता है, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ऐसा। अरमान, जो रिपोर्ट्स मेनली इक्विटी रिसर्च हाउसेस बनाती हैं, जैसे जो बड़े बड़े इक्विटी रिसर्च हाउसेस है, वो रिपोर्ट्स जो बनाते हैं मेनली सेल करते हैं मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टमेंट कंपनीज को, जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग है। और जैसे आप जी बिजनेस में काम करते हो, जी बिजनेस जो इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट्स बनाते हैं वो मेनली न्यूज़ चैनल के लिए बना रहे हैं, मतलब वो अपने व्यूअरशिप को बता पाए कि ये एक पर्टिकुलर कंपनी जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ट्रू ट्रू, ये सही सही अंडरस्टैंडिंग है। सी हमारा जो हमारा रिसर्च का मोटिव होता है, वो रिसर्च का मोटिव होता है कि आप रिसर्च, सी देयर आर टू थिंग्स। अगर कोई इंसान अगर को जब जरूरत है तब हेल्प नहीं करी तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है बाद में आप कितने भी करो। सो देयर आर टू थिंग्स कि मेरे को रिसर्च भी देनी है और वो टाइमली भी देनी है, कि उस टाइम पे देनी है जब किसी को नहीं पता है। तो इट इज लाइक कि मैं कितना जल्दी किसी चीज को मैं जल्दी से सोच पाता हूँ। कि आज अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि चलो यार कि अगर जैसे टीवीएस मोटर्स के रिजल्ट अच्छा है, तो मेरे माइंड में जैसे टीवीएस मोटर के रिजल्ट अच्छा है तो मेरे माइंड में ये चल रहा था कि यार टीवीएस मोटर
टीवीएस मोटर में सुंदर क्लाइटोन की होल्डिंग है, सुंदर क्लाइटोन 57% होल्डिंग करते हैं, 50 टीवीएस मोटर 14% बढ़ गया, सुंदरम क्लाइटोन 13% बढ़ गया। सुंदरम क्लाइटोन में सुंदरम फाइनेंशियल होल्डिंग की होल्डिंग है जो वो 11% होल्ड करता है। सुंदरम टीवीएस मोटर 14% बढ़ गया, सुंदरम क्लाइटोन बढ़ गया 13%, सुंदरम फाइनेंशियल होल्डिंग 0.1% बढ़ा है। मतलब क्या कि इसको भी बढ़ना चाहिए आइडियली, क्योंकि इसका मार्केट कैप भी रेस होएगा। तो अब ये वाली चीज के लिए मेरे को एडवांस मेरे को सोचना पड़ रहा है। जिसे टीवीएस मोटर का रिजल्ट अच्छा है तो मेरे माइंड में ये था कि टीवीएस मोटर को रॉ मटेरियल कौन कौन प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि अगर टीवीएस मोटर की बिक्री अच्छी हुई है तो जिनसे ये रॉ मटेरियल लेता है उसकी बिक्री भी अच्छी हुई होगी। तो कौन कौन ऐसी कंपनियां जो इसको टीवीएस मोटर को सप्लाई करती हैं अपना रॉ मटेरियल। सो डूइंग दिस काइंड ऑफ रिसर्च इज व्हाट बेसिकली आई डू। अब अगर स्किल्स की बात है तो जैसा मैंने बात करी कि सी अब स्किल्स का आंसर भी अगर इफ यू थिंक इट लॉजिकली ना लाइज इन द वर्ड मीनिंग ऑफ इक्विटी रिसर्च। मैंने इक्विटी रिसर्च के बारे में क्या बताया, रिसर्च इक्विटी की, इक्विटी किसकी, बिजनेस कंपनी की, कंपनी क्या चलाती है, बिजनेस, बिजनेस कुछ क्या चलाता है, मैनेजमेंट। तो अब इन सब चीजों को समझने के लिए, इन सब चीजों को मेरे को ब्रेक डाउन करने के लिए जो काम करना है, अगर वो स्किल्स मुझ में है तो मैं इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट बन सकता हूँ। जैसे मैंने बोला कि बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग, क्यूरियोसिटी, आपको एक्सेल भी जरूरी है, आपको फाइनेंशियल मॉडल्स भी बनाना पड़ते हैं। बट एक चीज ध्यान रखिए, जितने जने हैं, सी एक्सेल इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बट आप सब ने, किसी ने भी जो भी इक्विटी रिसर्च को करियर को ज्वाइन कर रहे हो, किसी ने भी ऐसा सुना है कि वॉरेन बफेट, राकेश जुनूनवाला, जितने भी बड़े जने को जानते हो आप, कोई आपको ये आके बोल रहे हैं कि हम हमारी लाइफ में जो भी कुछ है ना सिर्फ फाइनेंशियल मॉडलिंग की वजह से, you will find it funny. It is not like that. See, मेरे हिसाब से उसकी वैल्यू ज्यादा है कि कोई मुझको ये बताए कि मैं फाइनेंशियल मॉडल किस स्टॉक पे बताऊं। बनाना है फाइनेंशियल मॉडल है, ठीक है, बट किस स्टॉक पे बनाऊं वो भी तो इंपॉर्टेंट है। ये आइडिया आना कि राकेश जुनवाला को ये आइडिया नहीं कि टाइटन के बिजनेस में बूम आने वाला है, ये आइडिया की वैल्यू थी कि फाइनेंशियल मॉडल की वैल्यू थी। पहले ये आइडिया आना कि किस स्टॉक में बूम आने वाला है, किस बिजनेस में बूम आने वाला है, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो आप फाइनेंशियल मॉडलिंग सीखो, डेफिनेटली सीखो, जरूरी भी है, बट इतना मत ड्रैग हो जाओ कि आपको बिजनेस ही नहीं पता और आपने फाइनेंशियल मॉडल बना दिया। इट इज लाइक अ माइंड विदाउट अ सोल या फिर विदाउट अ ब्रेन, कि आप 25 दिन का आपने फाइनेंशियल मॉडल बना लिया और मैंने आपसे ये पूछा कि यार आप एचयूएल का फाइनेंशियल मॉडल बना क्या गया, मैंने आपसे ये पूछा कि एचयूएल का मेजर प्रोडक्ट क्या है, या फिर किस सेगमेंट से उसको सबसे ज्यादा मार्जिन आता है, या फिर उसके प्रमोटर या मैनेजमेंट की क्या क्वालिटी है। अगर आपको ये नहीं पता तो मेरे लिए आपके 25 दिन की मेहनत कोई वैल्यू नहीं रखती, क्योंकि जिस स्टॉक को आपने समझा ही नहीं, जिसका बिजनेस ही नहीं समझा, उसका फाइनेंशियल मॉडल बनाओगे तो कैसे समझूंगा, मेरे लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो स्टॉक सिर्फ नंबर्स नहीं होता है, उस पूरी बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग होती है। फाइनेंशियल इज जस्ट अ पार्ट ऑफ होल बिजनेस। डेफिनेटली यार, आप बिजनेस को समझ रहे हो नंबर्स के थ्रू, आप नंबर्स को नहीं समझ रहे हो बिजनेस के थ्रू। सर अरमान, जैसे अभी इंडस्ट्री कैसे काम करती है, क्या वो सीएस को डायरेक्ट हायर करते हैं या फिर सीए के बाद जो कुछ सीएफए करना होता है या फिर एमबीए करना होता है, अंडरस्टैंडिंग? एक्चुअली में देखो, टू बी जेन्युइनली ट्रूथफुल ना, देखो चीज ऐसी है कि यार देखो, अगर रिक्रूटर हूँ तो मेरे पास दो ऑप्शन है। सी, अगर इस चीज को समझने के लिए आप ऑन द अदर साइड लेके देखो टेबल पे, कि आज अगर मैं रिक्रूटर हूँ तो मेरे पास क्या ऑप्शन है। या तो एक ऐसा सीवी आ जाए जिसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन तोड़ू फोड़ू हो, या फिर मुझको कोई ऐसा बंदा मिले जो जिसने काम भी खुद से बहुत कुछ करा है। सिर्फ दो चीजें हैं, या तो मैं तुम्हारे काम से इंप्रेस हो सकता हूँ, या फिर सीवी से इंप्रेस हो सकता हूँ, या फिर इसका दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो सी, आपने सीए, अगर आप सीए बन चुके हो तो इट इज श्योर कि आप नंबर क्रंचिंग में अब आपसे बेहतर कोई नहीं। क्लियर, ये माइंड में क्लियर रखो। राकेश जुनूनवाला इज ऑल्सो चार्टेड अकाउंटेंट, अनिल सर इज ऑल्सो चार्टेड अकाउंटेंट। चार्टेड अकाउंटेंट मीन्स कि अब तुमको बैलेंस शीट और पीएनएल में ना कोई बुद्धू नहीं बना सकता, तुमको उसका एनालिसिस करना आता है। तो जो सबसे बड़ा पड़ाव है तुमने वो तो क्लियर कर लिया है, क्योंकि सबको दिक्कत कहाँ पे आती है, चीजों को इंटरप्रेट करने में, बैलेंस शीट को समझने में। अब तुमने तो बच्चे को पैदा होते हुए देखा है ट्रेडिंग जर्नल एंट्रीज से, तो अब तुम्हारे लिए इसको ब्रेक डाउन करना कोई बड़ी बात नहीं है और तुम आराम से कर लोगे। दिक्कत क्या होती है कि अब इस बैलेंस शीट और पीएनएल से ऊपर उठ के बिजनेस की समझ होना। तो अब जनरली क्या होता है ना कि हम क्या करते हैं कि कोई हमको जॉब देगा तभी हम सीखेंगे। मुझको एक चीज बताइए, अगर आप सीए बन भी गए हो, नहीं भी बने हो, अभी आपको किसी ने रोका है कि आप एनुअल रिपोर्ट कंपनी की मत जाके पढ़ोगे तो आपको पाप पड़ेगा या फिर आपको फाइन लग जाएगा? एनुअल रिपोर्ट तो सबके लिए फ्री है।
तो अब आपको नॉलेज गेन करना है, तो नॉलेज गेन करने के लिए ऐसा नहीं होता कि मैं सिर्फ जॉब पे ही नॉलेज गेन करूंगा। आप खुद से किसी भी कंपनी का एनुअल रिपोर्ट पढ़िए ना, कंपनी की वेबसाइट पे देखिए। तो अगर दो तरीके से, अगर या तो आपका सीवी बहुत स्ट्रांग है, या फिर आपके सीवी के साथ साथ आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं पर आपने खुद से भी बहुत लर्निंग करी है, तो सामने वाले के लिए ये चीज हो जाएगा कि यार चलो इसका सीवी में कोई मेरे को ऐसा मिल रहा है जो उसने आईआईएम से होगा, वो सीएफए होगा, वो ये होगा वो होगा, बट एक ये ऐसा बंदा ये सीए के साथ साथ इसने प्रैक्टिकली खुद से भी काम करा हुआ है। तो अब सामने वाले के लिए आप सामने वाले की अप्रोच देखते थे कि यार चलो अब मेरे को इसको काम कम सिखाना पड़ेगा, ये तो खुद इंटरेस्टेड है, खुद से कुछ सीख चुका है, तो ऑब्वियसली आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। व्हेन यू सेंड योर सीवी, सेंड योर वर्क टू, कि ये मैंने अभी तक खुद से करा। that was a wonderful conversation, अरमान। So आखिरी में आप कोई भी एडवाइस देना चाहो सीए स्टूडेंट्स को, क्योंकि अभी इतने सारे कोरोना की वजह से भी काफी स्ट्रेस चल रहा है, एंजाइटी चल रही है स्टूडेंट्स को, और अभी एग्जाम्स भी कैंसिल हो गए। सी एक एक चीज बेसिकली आप जितने भी जने कर रहे हो सीए, एक चीज माइंड में क्लियर रखो, whatever you are doing, you are not giving an exam for clearing this, clear just for become a CA. This is exam for the coming years of your life. CA is not teaching you how to pass any exam. It is teaching you how to live your life. And लाइफ में हर मोमेंट पे स्ट्रगल आते हैं, हर एक जने के साथ आते हैं, हर सिचुएशन आती है। अगर हर जना अगर थॉमस एडिसन रो के ये बैठ जाता कि यार नहीं बन रहा है बल्ब, तो हो पाता क्या कुछ? यार स्ट्रगल तो लाइफ का नेचर है। इट डिपेंड्स ऑन यू कि क्या तुम में कितनी कैपेबिलिटी है कि तुम उससे ओवरकम कैसे कर सकते हो। अगर सब चीजें इतनी आसान होती तो हर जना जो चाहता वो नहीं पहुंच सकता था क्या यार? सी द रियल क्रक्स इज कि तुमको अपने आप पे बिलीव है या नहीं। एक और जनरल क्वेश्चन जो मुझसे सब पूछते हैं कि इक्विटी रिसर्च में कंपटीशन कितना है, कि कैसे जॉब मिलती है। सी व्हाई यू वांट टू कॉम्पीट विद अदर यार, एंड व्हाई यू वांट टू सी अ कंपटीशन। आज तुम्हारा कंपटीशन सिर्फ तुम्हारे आज से तुम्हारे कल का होना चाहिए। व्हाई यू वांट टू कम्पीट? क्या तुम्हारे माँ बाप सेम है? क्या तुम्हारी नाक सेम है, आंख सेम है, सोच सेम है, पैसा सेम है, इकोनॉमिक सेम है, फाइनेंशियल कंडीशन सेम है, सोच सेम है? कुछ भी सेम नहीं है ना, भाई बहन सेम है। तो जब कुछ भी सेम नहीं है तो कैसे तुम कंपेयर कर सकते हो? इट इज लाइक अ कंपेयरिंग फिश विद एन स्क्विरल। तुम अपने आप को कंपेयर मत करो, कभी भी कंपेयर मत करना। सिर्फ कंपेयर करना है तो कल जो थे और आज जो हो उससे कंपेयर करो। और ये स्ट्रगल, सी दिस इज नॉट अ स्ट्रगल, आई एम टेलिंग यू दिस, ये स्ट्रगल वर्ड ना एक्चुअली बहुत फैलाया स्ट्रगल वर्ड है। एक्चुअली स्ट्रगल है ही नहीं, इट इज ऑलवेज लर्निंग। सो इट इज ऑल अ मैटर ऑफ टाइम, और क्या तुम कैसे देख सकते हो किसी चीज को। डोंट सी कि व्हाट इज नाउ, सी व्हाट यू कैन बी। स्ट्रगल आएंगे और इट इज अ ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ योर लाइफ यार। जब गिरोगे, जब गिरने के बाद उठोगे ना, तभी तो उठने का मजा है, नहीं तो फिर क्या मजा। सबके साथ होता है यार लाइफ में, नई चीज नहीं है, सबके साथ होता है। और हिस्ट्री की उठा के देख लो यार, जो भी अगर कोई बड़ा इंसान बना है ना, गिर के उठने से ही बना है, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। तो अगर जितना ज्यादा अगर तुमको फील हो रहा है कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है, तो समझ जाओ कि तुम्हारे साथ इसलिए हो रहा है कि तुमको इन सबसे और अपने आप से कुछ ऐसी चीज अचीव करनी है जो तुमको आगे फील कराएगी कि क्यों हुआ। आज मैं पीछे पलट के देखता हूँ तो मुझे हर एक चीज का समझ पड़ती है कि मैं क्यों 3 बार फेल हुआ, और हर एक 3 फेलियर ने मुझको क्या चीज सिखाई है। अब हो सकता था मैं वो 3 फेलियर को देख के मैं ये सोचने लग जाऊं कि मैं कैपेबल ही नहीं हूँ चीज के करने के लिए। हो सकता था कि मैं सीए बनने के बाद 2.5 साल के स्ट्रगल से छोड़ के सोच दूं कि नहीं इक्विटी रिसर्च छोड़ देता हूँ। बट क्या अगर मैं छोड़ देता तो क्या मैं आज इस चीज को एंजॉय कर पाता कभी इस मोमेंट को? कभी भी नहीं। इट इज ऑल अबाउट कि व्हाट डू सी। जब एक सिंपल सा चीज बताता हूं मैं, जब अगर मुझे पता है कि मैं क्या बिल्डिंग बना रहा हूँ, मेरे को पता है कि मैं 100 माले की बिल्डिंग बना रहा हूँ, पर जब 100 माले की बिल्डिंग बनना चालू होती है ना, तो पहले 6 माले अंदर खुदते हैं। उस समय दुनिया को नहीं पता है कि, क्योंकि दुनिया को कुछ भी नहीं पता है कि 6 माले अंदर खुद रहे हैं, क्योंकि जमीन के ऊपर तो कुछ भी नहीं दिख रहा है दोस्त। उस समय सिर्फ तुमको पता है कि तुम क्या करने वाले हो, और ये सिर्फ तुम्हारी कैपेबिलिटी है जो तुमको सिर्फ तुम ही बता सकते हो और कोई नहीं बता सकता। जब वो 6 माले की तुमने सोच लिया है कि 6 माला अंदर खुद इसलिए रहा है क्योंकि इस पे 100 माले जमीन के ऊपर बनने वाले,
तब ना ये 6 माले का दुख कभी फील होता ही नहीं, ये फील होता है कि अब क्या आगे आने वाला है। वंडरफुल वंडरफुल अरमान, थैंक यू सो मच अरमान फॉर कमिंग ऑन द चैनल। काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत मजा आया। थैंक यू I सो मच। enjoyed a lot. I do enjoyed a lot. I hope कि सबको हेल्प मिली हो, डेफिनेटली।